हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 11। सबसे पहले तो वेलकम टू एडुग्रॉन, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। अब बात करें ट्रायो सीरीज क्या है, तो ट्रायो सीरीज में हम आपको 3 वीडियोस में कंप्लीट चैप्टर करवाते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो होते हैं उसमें हम आपको पूरी तरह से चैप्टर करवाते हैं, चाहे एनसीईआरटी के डायग्राम हो या कुछ भी। और जो थर्ड वीडियो आती है उस थर्ड वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि पूरा चैप्टर आपका, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यू पैटर्न भी मैं बोल के बता दूंगा। मतलब पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 18। आज इसका पार्ट फर्स्ट। वेलकम टू ट्रायो सीरीज, वेलकम टू एडुग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, एस्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। नाम से पता लग रहा है कि कुछ एस्क्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है बॉडी से। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब खत्म करना, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, निकालना उसे। ठीक है, तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 बायोलॉजी क्लास 11 एस्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अमाइनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है, ये थ्योरी को छोड़ो 2 सेकंड और मेरी सुनो। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो। 3 तरह की मैं आपको बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा अमाइनोटेलिक, या बोल लो अमाइनोटेलिज्म। ठीक है, यूरियोटेलिक या फिर यूरिको। लास्ट में क्या है? यूरिको। तो अमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक। ठीक, अब बात करें व्हाट इज एमिनोटेलिक, क्या होते हैं ये। देखो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, मतलब जिसको पानी की कोई भी कमी ना हो। ठीक है, जिसको प्लेंटी ऑफ वाटर हो, बहुत सारा पानी हो। ठीक है, अब बहुत सारा पानी कहाँ मिलेगा? फिशेस में, क्रोकोडाइल में। तो ये जो एक्वास है ना, एक्वाटिक एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे होते हैं एमिनियोटेलिक। मतलब ये क्या करते हैं? अमोनिया का एलिमिनेशन करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अमिनियोटेलिक। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। क्लियर है? तो जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करे बॉडी से उसे हम क्या कहेंगे? अमीनोटेलिक। ठीक, और अमीनोटेलिक कौन होते हैं? जिसके चारों तरफ पानी ही पानी। ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक। नाउ व्हाट इज यूरियोटेलिक? हम लोग, ठीक है, हम यूरिया निकालते हैं इसलिए हम बोलते हैं, हमें बोला जाता है यूरियोटेलिक। जिसके चारों तरफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, ऐसा भी कि नहीं कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे पास भी पानी की कमी है, तो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, और जिसके पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होगा वो होगा यूरियोटेलिक। मतलब जो एस्क्रीशन के दौरान यूरिया निकाले, दैट इज नोन एज यूरियोटेलिक। हम क्या निकालते हैं? हम टॉयलेट करने जाते हैं तो यूरिया का निकालते हैं, स्क्रीट आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, यूरिकोटेलिक। व्हाट इज यूरिकोटेलिक? जिसके पास पानी की बहुत ज्यादा कमी हो। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, लिजार्ड, छिपकली। अगर ये छिपकली या चिपकली जो भी आप बोलते हो, ये अगर दीवार पे जा रही है, ठीक है, कहीं जा रही है, और अगर वो नीचे पानी की तलाश में आती है और नीचे आती है तो आप उछल जाते हो तो वो भी उछल के भाग जाता है। मतलब इसके पास, बेचारे के पास पानी ही नहीं रहता। तो जिसके पास पानी की कमी हो वो निकालते हैं यूरिकोटेलिक। क्या निकालते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक। ओके, तो व्हाट इज यूरिकोटेलिक? जिसके पास पानी की कमी हो। व्हाट इज यूरियोटेलिक? जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो, जिसका एलिमिनेशन यूरिया हो। व्हाट इज अमीनियोटेलिक? जो अमोनिया निकाले, एस्क्रीट आउट करे, दैट इज नोन एज अमीनियोटेलिक। ये तीनों टर्म्स क्लियर है आपको कि अमाइनोटेलिक क्या होते हैं, यूरियोटेलिक क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने हैं एग्जाम के बिहाफ से। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है अमीनोटेलिक का, जैसे लीच, प्रान, बोनीफिशियस। यूरियोटेलिज्म का आपको दे रखा है यहाँ पे देखो, मैमल्स, ठीक है, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, मेराइन फिशेस,
एंड स्टिंगरेज। अब आप बोलोगे सर यूरियोटेलिक, तो फिर यहाँ पे मेरीन फिशेस कहाँ से आ गया, क्योंकि फिशेस के चारों तरफ तो पानी पानी होता है, तो ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिज्म। मैंने आपको बोला यूरिक एसिड निकाले वो यूरिकोटेलिज्म, और उन एनिमल को हम क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल। देखो यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं जो कि यूरिक एसिड निकालते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था लिजार्ड, ये लिजार्ड, स्नेक, बर्ड। ठीक है, बर्ड को भी पानी हम ही पिलाते हैं, समझ रहे हो? ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं ताकि आपको याद रह जाए। तो अमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। आई होप आपको पहली स्लाइड तो बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दी होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे पहली स्लाइड बहुत इजी थी और बेसिक थी, और ये पूछी जाती है आपको एग्जाम में। कैसे पूछा जाता है देखो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा पूछा जाएगा कि मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट किसका एग्जांपल है? मोस्ट इंसेक्ट यूरिकोटेलिज्म का एग्जांपल है। तो आपको टिक करना है यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक एसिड निकालते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एग्जांपल भी याद रखने हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि कौन अमीनोटेलिक, कौन यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? ये अपने ने अभी देखी पहली स्लाइड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। वेट अ सेकेंड, इसको क्लियर करता हूं और चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो सेकंड स्लाइड में आपको नेफ्रॉन के बारे में दे रखा है। आप सभी जानते हैं नेफ्रॉन को, जो नहीं जानता वो अच्छे से आज पढ़ना मेरे से, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। देखो एक तो ये किडनी है, ठीक है। इस किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। और एक टर्म होती है न्यूरॉन, वो न्यूरॉन ब्रेन वगैरह में मिलता है, ये ब्रेन का सिस्टम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। किडनी वाले को हम क्या बोल रहे हैं? नेफ्रॉन बोल रहे हैं, और ब्रेन वाले को न्यूरॉन। तो ये अलग अलग टर्म है। होता है कई बार क्या होता है, बच्चा ज्यादा जोश में आ जाता है और सिली मिस्टेक कराता है, और बोलते हैं क्वेश्चन में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और बच्चा देखता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन ही टिक कर देता है, क्योंकि न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसे बोलने में आ जाते हैं। और कई बार जल्दी जल्दी के चक्कर में हम टिक कर देते हैं, और ये गलती होती है। बच्चे कहते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, और ये ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती है ना, तो मुंह उठा भी नहीं सकते अपन, फिर ऐसे घूमना पड़ता है कि यार इतना बेसिक क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर देते हैं और छोटे छोटे हमसे रह जाते हैं। तो ध्यान रखना, हालांकि काफी बेसिक है, पर हाँ बताना जरूरी था क्योंकि जोश में होश खो देते हैं। चलो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर इसका मुंह थोड़ा छोटा कर लेना। ठीक है, ब्लड वेसल आती, ठीक है। ये हो गया आपका, अभी बताता हूँ मैं। एक्चुअली पेट पे बना रहा हूँ ना, तो ऐसे ही बनेगा, है ना? आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, तो कुछ इस तरह से बनता है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। ये जो आपका पार्ट है ये है पीसीटी, इसको हम बोलते हैं, ये जो ये लंबी पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है। एक, फिर ये जो नीचे आ रहा है ये है लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? एलओएच, मतलब लूप ऑफ हेनले। अब ये नीचे गिरता हुआ आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ। डिसेंडिंग मतलब गिरता हुआ आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्फ। और पीछे लगा देंगे लूप ऑफ हेनले, तो हम इसको बोलते हैं पूरा नाम डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां से, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वापस देखो, सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर आपको बताना है पीसीटी क्या है। पीसीटी है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और पीसीटी के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बताऊंगा अभी आगे। पर एक रफ डायग्राम अपन देख रहे हैं कि हाँ, अपने को जो नेफ्रॉन है,
उसका स्ट्रक्चर जो है क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो और दिखाता हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको लूप ऑफ हेनले दिखाया और पीसीटी दिखाई, ये दो चीज दिखाई मैंने। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जादू नहीं दिखाऊंगा, टेंशन मत, वो कोई मिल गया मूवी में अच्छा लगा। ये है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। यहाँ पे ब्लड वगैरह आके फिल्टर होता है, ठीक। और फिर यहाँ पे ये जो पीसीटीज होती है इनके थ्रू भी फिल्ट्रेशन होता है। आगे बताएंगे अपन कैसे होता है, पीसीटी का क्या काम होता है, लूप ऑफ हेनले का क्या काम होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने पिन देखी, पिन, पिन, हेयर पिन, ठीक है, वो लड़कियां लगाती है जो पिन, तो ये पिन की तरह है। लूप ऑफ हेनले देखो इस तरह से अगर मैं रखूं लूप ऑफ हेनले को, तो ये पिन की तरह है। तो लूप ऑफ हेनले किसकी तरह होता है, हेयर पिन की तरह होता है, ध्यान रखना, पूछा भी गया। हेयर पिन शेप होता है लूप ऑफ हेनले, क्लियर है। तो अभी अपन ने देखा बोमेंस कैप्सूल, फिर अपन ने देखा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, मेरे साथ वापस बोलो, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद अपन ने देखा डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, गिरता हुआ है। फिर अपन ने देखा असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, उठता हुआ है। अब देख, चल क्लियर है सर, हमें बोमेंस कैप्सूल क्लियर है, हमें पीसीटी क्लियर है, हमें लूप ऑफ हेनले क्लियर है। आगे चलते, तो आगे हम देखने वाले हैं, हाँ जी, यहाँ पर देखिए, ये है डीसीटी पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट है डीसीटी पार्ट, मार्कर थोड़ा हल्का हो गया इस पे, ये पार्ट है डीसीटी पार्ट, ठीक है। तो डीसीटी का मतलब होता है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि पीसीटी का था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो डीसीटी का है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। तो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये हो गया डीसीटी, और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये हो गया पीसीटी हमारा, क्लियर है ये बात। चलो अब लास्ट में आती है कलेक्टिंग डक्ट, क्या आती है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो भी आपका यूरिन वगैरह बनता है ना उसको कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट, क्या है बेटा ये, कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि बोमेंस कैप्सूल है जहां पे जो, अब ये और बता ही देता हूं मैं आपको इनके नाम भी, एक सेकंड, ये है एफेरेंट आर्ट्रियोल और ये है एफिरेंट आर्ट्रियोल। एक तो हो गया ए से एफेरेंट, ई से हो गया एफेरेंट, ओके। तो एक है एफेरेंट आर्ट्रियोल, एक है इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये यहाँ पे आके फ्यूज होती है बोमेंस कैप्सूल में। वोमेंस कैप्सूल के बाहर जैसे ये फ्यूज होती है, ये क्या ला रही है, ब्लड्स ला रही है, ब्लड को यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर पीसीटी में जो भी हमारा मिनरल होगा, जो भी हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, वो सब रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और फिर लूप ऑफ हेनले में जाते हुए डीसीटी में फिर बाकी सारी चीजें रीएब्सॉर्ब होके फाइनली जो फालतू का मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में हम कलेक्ट कर लेंगे। हमारी किडनी, हमारी किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी है, ये बात ध्यान रखना। किडनी का वेट शायद अप्रोक्स 150 ग्राम होता है, ठीक है, 150 ग्राम होता है, फिर वो आपके काम की बात नहीं है, ग्राम होता है वेट इसका शायद, ठीक है। और किडनी जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी है, एक किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी है, 1.2 टू 1.5 मिलियन लगभग। तो ध्यान रखना, एक नेफ्रॉन नहीं होता किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं सिर्फ एक किडनी में। हमारे पास दो दो किडनियां हैं, और किडनी कहाँ पे होती है, यहाँ पर पीछे बैक साइड, हमारे पास दो किडनी है। तो अगर आपको कभी पूछे कि किडनी कितना मिलियन नेफ्रॉन से बनती है, तो अगर आपको पूछे एक किडनी, तो आपको 1.2 से 1.5 मिलियन बोलना है। आपको पूछे पेयर ऑफ किडनी, पेयर का मतलब जोड़ा हो गया, तो आपको डबल कर देना है, डेढ़ का मतलब 3 कर देना, अप्रोक्स 3 मिलियन नेफ्रॉन से हमारी दोनों किडनी मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्टियोल है, ये इफरेंट आर्टियोल है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, ये है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे नेफ्रॉन को भी कुछ कवर करके रखती है, उस वेन का भी अलग नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेंटिकल्स की तरह भी स्ट्रक्चर्स होती है, टेंटिकल मतलब कांटेदार इस तरह, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने भी आपको बताया। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता नेफ्रॉन के बारे में, और अगर आप इतना सब लिख दोगे ना,
तो एग्जामिनर खुश होकर समझ जाएगा कि आपको आता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ सकते हैं। आई होप मैंने अच्छे समझाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट। हाँ जी, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, दैट इज नोन एज जेजी अपरेटस मैकेनिज्म। ये जो आपको दे रखा है जेजी सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी किडनी के लिए। आपको पता है हमारी किडनी भी हार्मोन रिलीज करती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि किडनी भी हार्मोन रिलीज करती है। जी हाँ, बिल्कुल, किडनी भी हार्मोन रिलीज करती है। बताऊंगा कौन सा और कैसे। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। नेफ्रॉन क्लियर है आपको? चलो, ये देखो, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको बता रखा है। ये डायग्राम कोई नहीं बनाएगा, बस ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने आपको दिखा रखा है। और इस डायग्राम के थ्रू आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को दिखाया। तो मतलब ये नहीं कि आप ये डायग्राम बनाओगे, नहीं नहीं, ये डायग्राम कोई भी नहीं बनाएगा। आई रिपीट, ये डायग्राम कोई नहीं बनाएगा एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, और ये एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने कहा ऐसे 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 करा। ठीक है, क्योंकि वो जो लास्ट डायग्राम मैंने बताया था ना, यही डायग्राम सब बनाते हैं, यही डायग्राम आपको बनाना है। यही डायग्राम इजी है एक्सप्लेनेशन में, बनाने में और दिखने में। ठीक, क्योंकि हम इंडियंस है, हम हर चीज का अल्टरनेट देखते हैं। ठीक है, कहता ना इंडिया जुगाड़ चलता है आजकल, तो वही वर्ड जुगाड़। ठीक है, चलो इस स्लाइड को मैं क्लियर करता हूं, और अब वापस अपन देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। तो देखो, सबसे ऊपर है एफेरेंट आर्ट्रियोल, साइड में है एफेरेंट आर्ट्रियोल। मैंने आपको बोला था, देखो इस तरह से ये बोमेंस कैप्सूल बना रखा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसमें दोनों तरह से आके फ्यूज हो रही है, एक एफेरेंट फ्यूज हो रही है, एक इफेरेंट फ्यूज, दोनों आके यहाँ पे फ्यूज हो रही है। तो वही बात हो गई, एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये ग्लोमेरुलस है जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, आगे वाला पार्ट ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे मैंने शायद आपको नहीं बताया, बोमेंस कैप्सूल बताया था। ये जो पार्ट है ये है ग्लोमेरुलस। तभी तो अपन बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर हो रहा है मामला। ब्लड जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है। हमारी किडनी का काम ही क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। और ये किडनी किससे बनी है, नेफ्रॉन से बनी है। ठीक है, चलो, तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आगे देखो डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इधर देखो लूप ऑफ हेनले, या फिर आप बोल लो हेनले लूप। एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और, वासा रेक्टा, पर ये काम नहीं आएगी आपके। और लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर के नाम वाम जो है मैंने आगे ही आपको क्लियर कर दिए। यहाँ पर देखिए आप, सब इजी लैंग्वेज में है, आपको यही लिखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यही 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 लिखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा था सबसे पहले अमाइनोटेलिक, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, जैसे पोली फिशेस। पर एक एग्जांपल एक्सेप्शन है मेरीन फिशेस। मेरीन फिशेस आएगा यूरियोटेलिज्म में, मतलब यूरिया सिक्रेट करने वाला। फिर आता है यूरिकोटेलिज्म, मतलब जो यूरिक एसिड निकालता है, जैसे पानी की कमी होती है बहुत ज्यादा, जैसे लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल। ठीक है, इनको पानी की कमी होती है बहुत ज्यादा और ये यूरिक एसिड निकालते हैं। ठीक है, इनका एक्सक्रीशन क्या है, यूरिक एसिड। चलो, तो पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड और तीसरी स्लाइड हमें क्लियर है। अब किडनी की स्ट्रक्चर देखेंगे कि किडनी की साइज, लेंथ, वेट, वेट क्या है। ठीक है, क्योंकि मान लो कभी गलती से आपको क्वेश्चन आ जाए आपके 11th में, किडनी के बारे में लिखो या नेफ्रॉन के बारे में लिखो, तो आप किडनी से शुरू करना। फिर आपको पता होना चाहिए कि किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर लिखना, नालायक को मीटर मत कर देना, मीटर तो फिर मेरे से बड़ा हो जाएगा, फिर से बड़ी किडनी तो है नहीं। तो ध्यान रखना, सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, तो किडनी की लेंथ क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज होती है, लेंथ तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है विड्थ में। ठीक है, तो किडनी की लेंथ हो गई 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गई 5 से 7। विड्थ का मतलब आप सब जानते हो ना, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होती है किडनी की, 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटी कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी।
तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी, ये है हमारी किडनी। क्लियर है? ऐसे याद रखो। देखो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको। सबसे पहले क्या याद रखोगे आप? थिकनेस क्या बोलोगे? 2 से 3। फिर आप याद रखोगे विड्थ क्या बोलोगे? 2 से 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 5, 5 से 7 लगभग लगभग, ठीक है। फिर लेंथ आती है। लेंथ कहाँ से शुरू हो रही है? 10 से 12। तो यहाँ पे देखो असेंडिंग में चल रहा है। थिकनेस 2 से 3, फिर विड्थ जो है 5 से 7 और लेंथ जो है 10 से 12। यहाँ पे असेंडिंग में चल रहा है, पीछे सेंटीमीटर। इस तरह से आप याद कर सकते हो, इजी। और इसका वेट मैंने बोला था अप्रोक्स 150। तो देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। जनरली तो 150 ही होता है, पर हम यहाँ पे डाटा दे रखा है 120 से 170 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मान लो मेरी किडनी अलग, सामने वाले की अलग, की अलग, इतने सारे लोग हैं, तो अप्रोक्स इस रेंज में होता है कि 120 से 170। जनरली 150 बोलते हैं, पर 120 से 170 की रेंज में हाँ किडनी का वेट होता है, ठीक है। अब देखो, द ब्लड वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर इन द किडनी थ्रू हाइलम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये किडनी है, ठीक है। अब इस किडनी में जो ब्लड वेसल है, ये क्या है? ब्लड वेसल। कुछ नर्व्स जो है, ये क्या है? नर्व। तो किडनी में जो ब्लड वेसल है, नर्व है, ये सब एक स्पेस के दौरान आती है। इस स्पेस को, इस नोच को क्या बोलेंगे? इसको नोच। इस नोच को हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है? एंट्री जंक्शन है। हाइलम के थ्रू ही ब्लड वेसल, नर्व्स जो है किडनी में आती है। कहाँ पे आती है? किडनी में आती है बेटा। तो किडनी में जो ब्लड वेसल आती है, किडनी में जो नर्व्स आती है, वो सब किसके थ्रू आती है? एक नोच के थ्रू आती है, एक हाइलम के थ्रू आती है, ठीक है। अब किडनी है तो प्रोटेक्शन तो चाहिए। तो किडनी की जो आउटर लेयर होती है वो टफ कैप्सूल से बनी होती है। आई रिपीट, किडनी की जो आउटर लेयर होती है वो टफ कैप्सूल से बनी होती है। ओके, द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कोर्टेक्स एंड द इनर इज मेडुला। जो किडनी का आउटर जोन होता है उसको हम कहते हैं कोर्टेक्स, जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। ये किडनी है, ठीक है, तो आउटर जोन को हम कहते हैं कोर्टेक्स, अंदर के जोन को हम कहते हैं मेडुला। एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। चलो तो क्लियर करते हैं स्लाइड को। तो अभी हमने देखा कि विड्थ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी थिकनेस। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, वेट 120 से 170 ग्राम ग्राम, ठीक है। द ब्लड वेसल, यूरेटर, नर्व, ये सब किसके थ्रू जाती है? एक नोच के थ्रू जाती है जिसको हम कहते हैं हाइलम। उसके बाद जो आउटर लेयर है किडनी की वो टफ कैप्सूल से बनी होगी, किडनी को प्रोटेक्शन चाहिए ही। जो आउटर जोन है किडनी का वो कोर्टेक्स है और जो इनर है वो मेडुला है। जो मेडुला है वो डिवाइड होता है फ्यू वर्टिकल मासेस में। जो इनर जोन है किडनी का वो है मेडुला। मेडुला क्या है? इनर जोन। ओके, तो जो इनर जोन है किडनी का मेडुला, उसमें क्या होता है? प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्शन कैलाइसिस में, छोटे छोटे कैलाइसिस इस तरह से माइनर माइनर पीसेस होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। तो किडनी के अंदर जो प्रोजेक्शन है उसमें हमें छोटे छोटे कैलाइसिस देखने को, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए आप, द कोर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब यहाँ पे क्या है, जो कोर्टेक्स है वो वापस एक्सटेंड होते हैं ये मेडुलरी पिरामिड के, जिसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये काम की लाइन नहीं है, इतना कोई नहीं पूछता आपको, केवल मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ताकि नीट वगैरह के लिए भी आपको क्वेश्चन ध्यान रहे। अगर आपको थियोरिटिकल पार्ट देखना है तो पार्ट में कितना इंट्रोडक्शन, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं और आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने देखा अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक का मतलब क्या होता है कि इसके चारों तरफ पानी पानी, जो अमोनिया सिक्रेट करे, एल्किनेट करे, एस्क्रेट करे। सेकंड यूरियोटेलिज्म, जो यूरिया को एस्क्रेट करे। थर्ड यूरिकोटेलिज्म, जो यूरिक एसिड को एस्क्रेट करे। एंड द नेक्स्ट हमने देखा नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने देखा
बहुत कुछ देखा। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल देखा, पीसीटी देखा, लुकोपेनिस देखा, डेसीटी देखा, कलेक्टिंग डक्ट देखा, ग्लोमेरुलस देखा, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल देखा, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लुकोपेनिस देखा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लुकोपेनिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है किडनी का रियल स्ट्रक्चर। और अगर कभी कोई किडनी का क्वेश्चन आता है तो ये बना के जरूर है, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, आपका मतलब मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको थ्योरी पार्ट कमजोर भी है ना, और अगर आप डायग्राम भी सिर्फ मजबूत करके जाते हो ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि डायग्राम तो डायग्राम। ठीक है, अगर मैं इतना सुंदर डायग्राम बना दूंगा, और अगर मैं खुद टीचर मानूंगा, खुद कॉपी चेक करता हूँ कभी, तो मैं क्या देखता हूँ यार, बंदे ने इतना सही डायग्राम बनाया, बंदे ने नेमिंग भी सही करी है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे राइट करके आगे चलता हूँ। ठीक है, थ्योरी फिर मैं नीचे देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं आगे चल देता हूँ। तो थ्योरी में बचना है तो डायग्राम अच्छे से कर लो, नीट में बचना है तो डायग्राम अच्छे से कर लो, क्योंकि नीट में भी डायग्राम पूछे हैं। दैट्स व्हाई मैं लेक्चर के बीच में ही एनसीईआरटी के सारे डायग्राम ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे बाद में, और अभी सब क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं फिगर 19.2। और फिगर 19.2 में आपको दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, तो गेट ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स ये वाला होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी मतलब किडनी ली और अच्छा, ठीक इस तरह से। अच्छा, तो किडनी का ये जैसे किडनी है सी, तो इसको जैसे ये किडनी है पूरी, ये किडनी है। ठीक है, ये किडनी है। अब इसको यहाँ से बीच में से मैंने काटा, तो जैसे काटा खट्टा या हटी, इस तरह से आपको यहाँ पे लाके दिखा दी। ठीक है, तो ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब देखते हैं इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। चलो, यहाँ पर है रीनल कैप्सूल। ध्यान रखना, रीनल कैप्सूल कहाँ है। मैंने आपको बोला था कैप्सूल जो है आउटर कवरिंग होती है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये कैप्सूल है। ठीक, ये है कोर्टेक्स। मैंने आपको बोला था कोर्टेक्स जो है आउटर पार्ट है किडनी का, ये देखो बाहर की तरफ दिखा रखा है, ये आउटर। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बोला था रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब कहाँ से आएंगे, ये हाइलम से जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये नोच जो है ये हाइलम से, आर्टरी, वेन, पेल्विस, यूरेटर सब आगे पीछे जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से जा रहे हैं, एक नोच से जा रहे हैं जिसको। ठीक, और ये जो पिरामिड बन रहे हैं, जो कि अपन ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि यहाँ पिरामिड वगैरह फॉर्म होते हैं, इस तरह जो ये पिरामिड बन रहे हैं, ये समोसे की शेप के हैं। ठीक है, तो ये पिरामिड जो है मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे फिगर 19.4 में दे रखा है मेल्पिजियन बॉडी, या फिर आप बोल लो रीनल कॉर्पस्कल। ओके, वेट ए मिनट, मेल्पिजियन बॉडी या फिर आप बोल लो रीनल कॉर्पस्कल। अब यहाँ से देखो, अगर ये पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के बाद ही आती थी पीसीटी, आगे फिर जाते थे तो लुपोफेनले आता था, फिर DCT आती थी, कलेक्टिंग डक्ट आता था। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप, ये वोमेन्स कैप्सूल है, या एफेरेंट आर्ट्रियोल है जो घुस रहा है इधर से, बता रखा है इधर से, एफेरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो ये सब क्या है, मेल्फिजन बॉडी बता रखी है आपको, रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। रीनल जो है वर्ड किडनी के लिए यूज करते हैं रिलेटेड टर्म्स के लिए, तो ध्यान रखना। ठीक, एफेरेंट, इफेरेंट, वोमेन्स कैप्सूल, बाकी तो आप समझ। ठीक, तो ये दोनों डायग्राम भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो याद रखनी। नेक्स्ट आते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब मैंने आपको इस स्लाइड पे बताया था कि ग्लोमेरुलस ये वाला जो है आपका ग्लोमेरुलस, क्लियर है। ये जो यहाँ पे मैंने लाइन लेके बताया, ये जो है, ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलस था। तो ग्लोमेरुलस के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो filtration of blood in glomerulus, about 1100 to 1200 ml of blood
filtered by the kidney per the minute। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि पर मिनट जो है किडनी एक मिनट में 1100 से 1200 मतलब 1100 to 1200 ml ब्लड जो है फिल्टर कर देती है। हमारी किडनी 1100 to 1200 ब्लड को फिल्टर कर देती है। पर ध्यान रखना हमारी किडनी जो है 1100 से 1200 ml, ध्यान रखना नालायक को लीटर मत कर देना, लीटर ध्यान रखना ml में है, ml में नहीं तो ऐसा मत कर देना। सर ने बोला था 1100 से 1200, अब पीछे ग्राम मत लगा क्या करना नालायक को, ये लिक्विड है तो ml लिखना, लीटर भी मत लिख देना, ठीक है, या मिलीमीटर मत कर देना। यूनिट याद रखना क्योंकि तुम गलती करते हो। पता क्या है, देखो क्वेश्चन इतना सिली मिस्टेक करवाता है आपसे, जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि किडनी जो है एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर करती है, कितना ब्लड फिल्टर करती है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 1 1100 to 1200 लीटर, सेकंड 600, ऑप्शन थर्ड 12,000 या 11,000 ml, और ऑप्शन फोर रहता है आपका 1100 to 1200 ml। अब देखो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या है 1100 से 1200 लीटर, और बच्चा क्या पड़ेगा किडनी एक मिनट में 1100 से 1200 सर ने बताया था, टिक करो पहला ऑप्शन ही बच्चा टिक कर देगा। जबकि भाई वहां पीछे देखो यूनिट लीटर लिखी पड़ी है, तो ये गलतियां होती है, इसी गलतियों को सिली मिस्टेक कहते हैं। और बच्चे आता था सर, तो आता था, सभी को आता है, पर डिफरेंशिएट यही हो जाते हैं बच्चे। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें चारों ऑप्शन जाने चाहिए, 1 2 3 4, हमें पहले पे भी आंसर मिल गया तो भी हमें चारों जाने चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि यही गलतियां हो जाती है। चलो चले आगे, चलो चलो, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया, हमारी किडनी जो है पर मिनट 1100 से 1200 ml जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, इसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज glomerulus filtration rate, the amount of filtrate formed by the kidney per minute in a healthy individual is about 125 ml per minute, 180 liter। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आती है, जीएफआर जो हम कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट आती है वो 180 लीटर पर डे होनी चाहिए। अब ध्यान रखना है लीटर में, पहला ऑप्शन आएगा 180 ml, जरूरी नहीं पहला है पर ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन सेट होते हैं। तो 125 ml पर मिनट हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, 125 ml 125 ml पर मिनट, और 180 लीटर पर डे, तो लीटर पर डे 180, पर ml मिनट 125। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, आपको यहाँ पे पूछे हैं कि नेफ्रॉन्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो देखो कुछ जक्स्टामेडुलरी होते हैं, कुछ कोर्टिकल नेफ्रॉन। तो देखो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन अबाउट 50% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, ठीक है। ग्लोमेरुलाई जो है इनके इनर रीजन में होती है, लार्ज इन साइज, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। अब देखो क्या क्या आपको याद रखना है जक्स्टामेडुलरी में, ये लूप ऑफ हेनले लंबी, ये जो की पॉइंट्स है ना यही 15% होते हैं टोटल। तो जो एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो 15% होते हैं टोटल नेफ्रॉन के। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे होती है फाउंड डीप इन मेडुला, और ये जो है रेक्टा से एसोसिएटेड होती है, कुछ होती है रेक्टा से कुछ नहीं होती है, जो जक्स्टा मेडुलरी होती है वो रेक्टा से एसोसिएट होती है, ठीक है। तो देखो 15% होती है टोटल नेफ्रॉन की, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, डीप मेडुला में फाउंड होती है, रेक्टा से एसोसिएट होती है। ये 4 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर गले लगा लेगा घर आके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोर्टिकल नेफ्रॉन देखो आप अबाउट 20% 25% हो, ठीक है, और ये रीनल कोर्टेक्स में होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हेनले एक्सटेंड वेरी लिटिल, इसमें बहुत ज्यादा था हेनले, इसमें वेरी लिटिल है, और इसमें वॉसरेक्टा नहीं है जबकि यहाँ था। तो जक्स्टा मेडुलरी में वॉसरेक्टा है, जस्टा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले लंबा है, जक्स्टा मेडुलरी 15% है, ठीक है, और कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो 25% है। कोर्टिकल नेफ्रॉन में कहीं भी शॉर्ट है लूप ऑफ हेनले, और रेक्टा तो कहीं है ही नहीं, पर रेक्टा तो एब्सेंट, क्लियर है, ये दोनों आपको याद रखना है।
अब वापस यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं वही डायग्राम है, अपेरेंट इपेरेंट, ठीक है। फिगर 19.3 आपको यहाँ पे दे रहा है, वही मैंने डबल समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अभी अपन ने नेफ्रॉन पढ़ा कि कितना तरीके, ठीक है। एक अपन ने देखा जस्टा मेडुलरी, एक देखा कोर्टिकल। तो किसी किसी में वासा रेक्टा होता है, किसमें होता है वासा रेक्टा? वासा रेक्टा होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, इसमें नहीं होता वासा रेक्टा, कोर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा। क्लियर है? अब देखो आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स दे रखे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा कि पीसीटी के फंक्शन क्या है, डीसी फंक्शन क्या है, ग्लूकोज की फंक्शन क्या है, कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन क्या है। फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, पीसीटी डीसीटी को। फिर आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं काउंटर कैरेंट मैकेनिज्म। बाद आपको फिर इस डायग्राम को समझाना है, उसके बाद आपको मिक्चुरेशन समझाऊंगा कि टॉयलेट एक्चुअल में आता कैसे है, निकलता कैसे है। फिर और कौन से हमारे पार्ट है जो एक्सक्रीशन करते हैं, फिर डिसऑर्डर क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और फिर आपका लेक्चर। तो इस तरह से आपका लेक्चर मैं खत्म कराने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में डिसऑर्डर, रोल, ड्यूरेशन, डायग्राम, मैकेनिज्म, फंक्शन, बस कुछ भी नहीं है, डायग्राम और ये सब काफी इजी है। एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बोला था कि किडनी के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप पूछ ही नहीं, सुनो बता। जो हमारी किडनी होती है ये एक हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन। अब सबसे पहली बात तो सर, किडनी हार्मोन रिलीज क्यों करेगी, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमारी किडनी को हार्मोन रिलीज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो किसी कारण से अगर हमारा प्रेशर जो है ब्लड का वो लो हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया, कम हो गया, कम हो गया, किसी कारण से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो हम ऐसे डिप्रेशन, ऐसा ऐसा हो जाता ना यार, तो ये बीपी कम हो गया आपका, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप टेबलेट लोगे, यहाँ भाई बीपी कम हो गया, एक्सीडेंट वैली की बोतल बोलता हूँ, पानी वानी कम हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। बीपी कम हुआ है ना, तो आप हर बीपी कम होने के लिए, ज्यादा होने के लिए टैबलेट नहीं खाते। तो होता क्या है, हमारी किडनी हम पे दया करती है कि मैं ऐसे क्या हो, ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा बीपी कम होता जा रहा है, मेरी किडनी मेरे पे दया करेगी और वो एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम बोलेंगे रेनिन, ठीक है। यह रेनिन सबसे पहले लीवर में जाता है, कहाँ जाता है बच्चों, लीवर में। ये रेनिन सबसे पहले लीवर में जाता है, फिर ये जाता है लंग्स में, कहाँ जाता है बेटा, लंग्स में। ये रेनिन सबसे पहले लीवर में जाता है, फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स में एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इस रेनिन को फाइनली कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। मतलब जैसे ये वेसल है, ब्लड वेसल नॉर्मल है तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर मैं इस ब्लड वेसल को दबा दूं, इस तरह से दबा दूं, तो ये प्रेशर इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको पता है कि बीपी कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। और अगर आप एक नल का पाइप खड़े हो और उसको दबा दोगे तो प्रेशर तेज हो जाएगा, तो हमारा को ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से किडनी जो है रेनिन रिलीज करके, पहले वो रेनिन लीवर में जाएगा, लंग में जाएगा, लंग में एंजाइम होगा ऐसी, वहां वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन में, से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो वेसल को प्रोटेक्ट कर देगा, प्रेशर को तेज कर देगा, मुबारक हो बीपी कम था बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो किडनी को थैंक यू बोलते, थैंक यू, ठीक। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, लेक्चर मिस मत करना, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा रिव्यूज, डायग्राम, मैकेनिज्म, डायग्राम, मैच्योरेशन, रोल, डिसऑर्डर, ठीक। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने देखा था एमिनोटेलिस, यूरियोटेलिस, यूरिकोटेलिस, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, डायग्राम, glomerulus filtration, glomerulus filtration rate, types of nephron, डायग्राम, RAS मैकेनिज्म। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड जो भी मैंने अभी पढ़ाया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे और लेक्चर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक।
बने रहिए, जुड़े रहिए एजुग्रोम के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए शुभम के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए ट्रायो सीरीज के साथ। आपका चैप्टर ऐसे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।